बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ताहिर ढिंडसा और आप देख रहे हैं टीडी डिजिटल। बजट में 3-4 बड़े एरियाज थे जिन्हें एयर मार्क किया गया था, और बड़ी अमेजिंग बात यह है कि इन्फ्लेशन का नाम लेके किया गया था और एग्रीकल्चर को भी नाम लेके किया गया था, ना सिर्फ फूड सिक्योरिटी के लिए बल्कि ग्रोथ के लिए भी, कि एग्रीकल्चर वुड बी द इंजन ऑफ ग्रोथ। अब बजट के बाद इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल की पहली मीटिंग हुई है और इसका फ़ायदा ये होता है कि इसमें स्टेक होल्डर्स इतने वसी बुनियाद पे होते हैं कि काफ़ी हद तक एक कॉन्सेंसस की तरफ चीज़ जाती है। एक एडवाइजरी इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर से फिर हम आज एक दफ़ा फिर बात करते हैं इन दो इशू पे। डॉक्टर आबिद, वेरी वार्म वेलकम। महंगाई तो स्टिल इट इज़ स्टीयरिंग इन दी आईज। पेट्रोल महंगा हो रहा है और उसके नतीजे में बाकी सब्सिक्वेंट, तो क्या बॉटम लाइन ली है महंगाई के ऊपर? देखिए ताहिर, अब मैं उससे पहले भी हमारे जितने इंटरेक्शंस हुए हैं और मैंने लिखा भी है इस पर कि महंगाई कंटेन करना इज़ समथिंग डिफरेंट। बजट जो है वो एक डिफरेंट चीज़ है। तो बजट तो आपका मीज़ानिया है कि आपकी आमदनी क्या होगी, आपके अखराजात लेकिन क्या पॉलिसी होंगे। मैयर भी तो है ना। ठीक है, उसमें पॉलिसी मेजर्स भी हैं, बिल्कुल वो भी फिस्कल वो भी मौजूद हैं। जब हम महंगाई की बात करते हैं तो महंगाई का पहले तो हमें समझना पड़ेगा ना, महंगाई क्यों हो रही है और किन चीज़ों में एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो 2021-22 में भी महंगी होती रहेंगी। और फिर आपको देखना है कि उनमें से कौन सी चीज़ें हैं जो आप अपने एंड पे कंटेन कर पाएंगे, कौन सी चीज़ें हैं जो आपके बस से बाहर हैं। कंटेन करने के लिए आप या तो लोगों की क़ुव्वत ख़रीद बढ़ा देंगे या आप उसमें सब्सिडी देना शुरू कर देंगे कि उनकी कीमत जो है वो कंट्रोल में रहे। तो ये ब्रॉडर एस्पेक्ट है ना। तो जब हम महंगाई की बात करते हैं तो 2-3 चीज़ें जो, यानी वो फैक्टर जो कि मुझे नहीं लग रहा कि हुकूमत पाकिस्तान उनको कंटेन कर सकती है लंबा अरसा। तो पहली चीज़ तो ये है कि अभी आपने देखा कि ओपेक प्लस मेंबर्स जो हैं, ओपेक प्लस रशिया, उनकी एक आपस की जो है इस वक्त कशमकश जारी है। यूएई जो है, यूएई पेट्रोलियम की प्रोडक्शन को बढ़ाना चाह रहा है, सऊदी अरेबिया जो है वो उसको कंटेन रखना चाह रहा है। जब प्रोडक्शन बढ़ती है तो तेल की कीमतें सस्ती होती हैं क्योंकि मांग बढ़ रही है। अगर उस हिसाब से सप्लाई भी बढ़ जाए तो तेल की कीमतें स्टेबल होती हैं, सस्ती होती हैं। अगर उसको कैप कर दिया जाए तो ज़ाहिर है मांग बढ़ रही है लेकिन तेल की कीमतें जो हैं वो महंगी रहेंगी। सऊदी अरब और यूएई की आपस में इस वक्त ठनी हुई है, जिसमें कि दोनों ममालिक जो हैं वो लॉगर हेड पे हैं कि यूएई कहता है कि जी हमारा कोटा बढ़ा दें, हम ज़्यादा प्रोड्यूस करना चाहते हैं क्योंकि हमें रिजर्व्स को कैश में कन्वर्ट करना है, हमें पैसे चाहिए इस वक्त। ज़ाहिर यूएई का सारा अगर आप देखें उसका दारोमदार एक मेजर सर्विसेज पे था। अगर टूरिज़्म ही कोविड की वजह से 1.5 साल से बंद है, वहाँ पे मॉल्स बंद हैं, टूरिज़्म बंद है, लोग नहीं आ जा रहे, तो यूएई की इकॉनमी जो है वो तो बुरी तरह से हिट हुई। तो वो चाह रहे हैं कि उनका तेल ज़्यादा बिके, जबकि सऊदी अरब ये कह रहे हैं कि नहीं जी इसको उसी पे रखना है। तो पहली चीज़ तो ये है कि अगर ये नहीं बढ़ता कोटा और प्रोडक्शन नहीं बढ़ती तो वो ऑयल की प्राइसेस जो कि इस वक्त $74-75 पे पर बैरल पे घूम रही हैं, ये $90 90-95 100 तक आएंगी। अब अगर 100 तक आएंगी तो अब अगर ये उस पे आती हैं तो जाहिर है कि हुकूमत पाकिस्तान के पास कहाँ से आएंगे पैसे? महदूद कुशन है। अभी तक अगर आप देखें जिस तनासब से आलमी मंडी में कीमतें बढ़ी हैं क्रूड ऑयल की, उस तनासब से पाकिस्तान में पेट्रोलियम प्राइसेस नहीं बढ़ी हैं। तो हुकूमत पाकिस्तान जो है वो हिट ले रही है अपने रिजर्व्स पे, अपने रेवेन्यू पे, रिजर्व्स पे भी। हाँ, कि जाहिर है वो हिट ले रही है ना। आपको ऑयल जो है, ऑयल तो बाय कर रहे हैं तो वो उस पर हिट ले रही है कि भाई तेल की कीमतें नहीं बढ़ानी या ख़ास हद से नहीं बढ़ानी। तो आप देखें तेल की कीमतें इंटरनेशनल मार्केट में पिछले 5-6 माह में डबल हो गई। आपकी ₹1 बढ़ गई, ₹2 बढ़ गई, उस तरीके से कीमतें नहीं बढ़ रही जैसे कि बढ़नी चाहिए, मुतनासिब उस तनासिब से रिफ्लेक्ट नहीं हो रही इंटरनेशनल मार्केट। लेकिन उससे महंगाई तो बढ़ेगी। अब अगर बहुत ज़्यादा बढ़नी शुरू होगी इंटरनेशनल मार्केट में तो हुकूमत को ज़्यादा बढ़ानी पड़ेंगी, शायद ₹5-7 बढ़ाना पड़ जाए, ₹8 बढ़ाना पड़ जाए। अब अगर वो बढ़ाते हैं तो ये ट्रिगर होगा जो कि बाकी हर चीज़ को महंगा कर देगा। तो एक तो ये है महंगाई का फैक्टर जो कि कंटेन नहीं होता हुआ नज़र आएगा। दूसरा आपकी इलेक्ट्रिसिटी है। इलेक्ट्रिसिटी पे भी अगर आपको अपना एनर्जी सर्कुलर डेट जो है उसको कंटेन करना है तो उसके लिए ट्रांसमिशन लॉसेस भी आप काबू में करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस भी काबू में करेंगे। जो ज़्यादा एफिशिएंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन है उनकी तरफ चले जाएं, जो भी करें, लेकिन अल्टीमेटली फर्नेस ऑयल का उसमें एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट रहता है। तकरीबन 1/3 एनर्जी हमारी
फर्नेस ऑयल से आ रही है, गैस की प्राइसेस भी फर्नेस ऑयल से रिलेटेड होती हैं। जो ही उसकी कीमत बढ़ती है प्रोपोर्शनेटली गैस की कीमत भी बढ़ जाती है। उन्होंने पैक किया हुआ है, जाहिर है। ठीक है, तो अब अगर आपकी बिजली महंगी पैदा होगी तो हुकूमत की एक कैपेसिटी होगी जिस तक वो सब्सिडी दे सके, अल्टीमेटली उसको महंगी करनी पड़ेगी, बिजली बढ़ाना पड़ेगी। अगर आपकी एनर्जी महंगी हो जाती है तो उससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बढ़ जाती है। जब ये प्रोडक्शन और ट्रांसपोर्टेशन बढ़ती है तो महंगाई ऊपर जाती है। तो एक तो ये फैक्टर है जिस पे कि बजट में तमाम चीज़ें कर लेने के बावजूद शायद ये दो फैक्टर्स जो हैं इनको कंटेन नहीं किया जा सकता। तीसरा आपका जो फैक्टर आएगा वो आटा है। अब आटा पहले 1400 रुपये मन होता था। जब आपने पंजाब में उसकी आमदादी कीमत जब हम 1800 करते हैं या सिंध में 2000 होती है तो इसका मतलब है कि 10 रुपये किलो जो है आमदादी कीमत पंजाब में बढ़ गई। ठीक है, 10 से ऊपर जो है वो सिंध में बढ़ गई। उसी हिसाब से इशू प्राइस बढ़ेगी। तो जब हुकूमत जो है सितंबर में फ्लोर मिलें जो हैं उनको हुकूमत अपनी गंदम देना शुरू करेगी तो आमदादी कीमत जो है उसमें कम से कम 15 रुपये जो इशू प्राइस है 15 रुपये किलो बढ़ चुका होगा। जिसका मतलब यह है कि 15 से 20 रुपये किलो आपका आटा महंगा हो जाएगा। यानी जब आप रूरल डेवलपमेंट की बात करते हैं, रूरल पॉवर्टी की बात करते हैं, स्पोर्ट प्राइस बढ़ाने की बात करते हैं तो उसका जो फ्लिप साइड होती है वो ये होती है कि कंज्यूमर को, अर्बन कंज्यूमर जो है उसको इफेक्ट होता है। तो ये चीज़ें साइड बाय साइड चलती हैं। तो आप पॉलिसी में ये तो कर सकते हैं कि अच्छा जी हमें यूटिलिटी स्टोर पे इतना सस्ता आटा रखना है, लेकिन जो बाकी चीजें हैं नॉन फूड और नॉन एनर्जी वो क्यों महंगी हो रही है? देखिए जब ये तीन आपके मेजर ट्रिगर हैं, अगर आपकी एनर्जी बढ़ती है, अगर आपकी आटा महंगा होता है तो आपके आलू भी महंगे होंगे, प्याज भी महंगा होता है, हर चीज़ महंगी हो जाती है। नहीं, मैं फूड को निकाल के बाकी चीजें भी तो महंगी, तो बाकी चीज़ें भी जब आपकी प्रोडक्शन महंगी हो जाएगी तो क्या बाकी चीज़ें महंगी नहीं होंगी? तो जब मुझे एनर्जी महंगी मिलेगी तो बाकी चीज़ें एनर्जी से बन रही हैं ना, वो नॉन एनर्जी तो मैन्युफैक्चरिंग तो वहीं से हो रही है, सर्विसेज भी वहीं से हो रही है। तो बजट में ये कोशिश तो की गई कि लोगों की जो है वो एक क्वेश्चन रख दिया जाए, कोई एहसास प्रोग्राम के लिए एलोकेशन बढ़ा दी गई, सैलरीज बढ़ा दी गई, मिनिमम वेजेस बढ़ा दी गई, पेंशन बढ़ा दी गई। लेकिन ये जो अपनी जगह पे जो आप जो बात कर फैक्टर है महंगाई के वो चलते रहे। ये जो आप बात कर रहे हैं ये तो बड़ी खतरनाक है, इसलिए कि जो एनर्जी प्राइसेस हैं ये जहाँ से राइज करना शुरू हुई हैं उससे अगर आप देखें तो ये तो $33 से शुरू हुई है ना। नहीं, उसको छोड़ भी दें, वेरी रिसेंटली भी आ जाएं तो ये तो तकरीबन इनमें कोई 33 से लेके 40% तक इजाफा होगा। देखिए ताहिर, इसमें ये है ना कि अब जो असल चीज़ होगी वो ये है कि कुछ फैक्टर है जो हुकूमत के कंट्रोल में, और वो फैक्टर ये है कि होर्डिंग ना होने दे, शॉर्टेज ना होने दे, गवर्नेंस के मसाइल जो है वो पैदा ना होने दें, शुगर माफिया पे जो एक्शन लेना था वो एक्शन जो है वो कम्प्लीटली चलता रहे ताकि वहाँ पे जो है चीनी की कीमतें वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल से बाहर ना हो जाएं। अभी भी अगर आप देखें तो टीसीपी ने और यूटिलिटी स्टोर ने चीनी महंगी ख़रीदी है, 100 रुपये किलो, 100 रुपये किलो, 100 से ज़्यादा रुपये किलो ख़रीद के 68 रुपये पे वो यूटिलिटी स्टोर पे बिक रही होगी। तो हुकूमत जो है वो क्वेश्चन तो कर रही है बर्दाश्त अभी भी शॉक्स जो उसके महंगाई के, लेकिन ये महंगाई इस साल में कंटेन नहीं हो रही होगी। जो ग्लोबल रिकवरी हो रही है कोविड की, जो पोस्ट वैक्सीनेशन वर्ल्ड है उसमें तलब बढ़ रही है। जब तलब बढ़ेगी तो उस हिसाब से रसद महंगी होती जाएगी और उसका असर लामहला पाकिस्तान पे पड़ रहा होगा। तो लेकिन ये है कि अब हमें ये देखना है कि किस तरीके से जो हुकूमत के अपने जो है मेयर्स, पॉलिसी मेयर्स, उनसे जो है वो क्वेश्चन दिया जा सकता है। जो हुकूमत की इस वक्त बिज़नेस दोस्त पॉलिसीज़ हैं, अगर उससे इकॉनमी का पहिया चलता रहता है, आपकी स्मॉल इंडस्ट्री चलती रहती है, आपकी कॉटेज इंडस्ट्री चलती रहती है, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग चलती रहती है। अभी जो ऑटोमोबाइल सेक्टर में आपने देखा कि वहाँ पे अगर कीमतें सस्ती आती हैं, कंपटीशन बढ़ता है, यूनिट्स बढ़ते हैं, तो ये वो चीज़ें हैं जो कि जॉब्स क्रिएट करेंगी, और अगर जॉब क्रिएट होती है तो लोगों की क़ुव्वत ख़रीद बढ़ रही होगी। तो ये साइमल्टेनियस ये प्रोसेस में ये चल रहे होंगे। तो इससे कोई मैजिक वांड नहीं है कि हम ये सोचें कि अच्छा जी, यानी कि समझा बॉटम लाइन, टू सम अप, बॉटम लाइन ये है कि महंगाई जो है गवर्नमेंट पूरी तरह सिंसियर है एंड इट्स कीन एंड इट्स लुकिंग कि किस तरह किया जा सकता है इसके, लेकिन महंगाई पे पहले जितना नहीं तो लेकिन काफ़ी सारा हिट आवाम को लेना पड़ेगा। लगता ये है कि आपको यानी हुकूमत की जो इस वक्त की अगर मैं पॉलिसीज़ देखता हूँ तो वो जो लोअर क्वांटम है उसको हर मुमकिन कोशिश की जाएगी फैसिलिटेट करने की,
टारगेटेड सब्सिडीज़ के ज़रिए, सास प्रोग्राम के ज़रिए, बाकी फिलांथ्रोपी के ज़रिए, जो आपका ब्लू कॉलर्ड वाइट कॉलर्ड तबका है उसको हिट पड़ेगी, क्योंकि ये वो तबका है मिडिल क्लास जो खरीद के जो कि कंज्यूमर है, जो कि विदाउट नोइंग बहुत सी चीज़ें वो सब्सिडाइज हासिल कर रहे हैं। यानी मैं और आप भी तो जाकर रमज़ान बाज़ार से आटा और चीनी लेके आ सकते हैं, हम भी यूटिलिटी स्टोर में जाके शॉपिंग कर रहे होते हैं। पेट्रोल को अगर अक्रॉस द बोर्ड कीमतें जब नहीं बढ़ाई जा रही होती तो मुझे और आपको भी फ़ायदा हो रहा होता है। ख़त्म करने से पहले लास्ट वो एक दफ़ा पहले आपने जिक्र किया था कि गाड़ी की देख के कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग कब की है, सीसी कौन सी है, और वो सारा देख के तो इस तरह कीमतें आप समझते हैं कि वो हो सकती है? यार ये डाटा के बगैर टारगेटेड सब्सिडीज नहीं, डाटा टेक्नोलॉजी और ये जो डाटा तो जब डाटा ट्रायंगुलेशन जब पेट्रोल पंप के ऊपर जाता है देखिए ना गाड़ी, तो वो तो पता लग जाता है ना सीसी कितनी है। आप शायद वो ये ना कर पाए क्योंकि उसको करना पाकिस्तान के मारूजी हालात में मुश्किल हो जाएगा कि मैंने पेट्रोल जो था जीप में डलवाया है या मैंने मोटर बाइक में डलवाया है। लेकिन जो टारगेटेड सब्सिडी है उसका कॉन्सेप्ट ये है कि मेरे CNIC पे अगर मोटरसाइकिल रजिस्टर्ड है, मेरे CNIC पे अगर रिक्शा रजिस्टर्ड है, और मेरा जो एहसास का जो सर्वे हो रहा है NSCR उसमें मेरा स्कोर जो है ख़ास हद से नीचे आता है, और मेरा CNIC पे आपको कोई और बैंक बैलेंस या बाकी चीज़ें नज़र नहीं आती, तो फिर शायद मुझे महीने का कोई 5,000 6,000 वट एवर कोई ABC अमाउंट जो है वो मुझे डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र मिलना हो जाए। अच्छा, शुरू हो जाए। मैं समझ गया। आप ये कह रहे हैं कि कैश ट्रांसफर्स जो हैं वो ज़्यादा टारगेटेड हो सकते हैं, लेकिन अक्रॉस द मार्केट मैकेनिज्म के अंदर फिडल नहीं किया जाएगा मार्केट में। हाँ, तो यानी मार्केट में वो चीज़ जो है वो महंगी बिक्री होगी। ठीक है, लेकिन लोगों को चूँकि डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र मिल रही होगी, तो वो जो मैं कह रहा हूँ कि वो जो आपका एक जो लोअर क्वांटम है उसके लिए अच्छी खबर है। लेकिन जो मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास को शायद अब थोड़ा सा ब्रंट इसका बर्दाश्त करना पड़ेगा। अपर क्लास जो है अच्छी खबर तो ना हुई ना, अच्छी खबर तो नहीं, ना लेकिन देखिए जो लोअर क्लास है उसको तो अपस्केल कर रहे हैं ना, लेकिन मिडिल क्लास जो है मुझे लग रहा है कि उसको कुछ ना कुछ ब्रंट इसका फील करना। चलें जी, आप जाते रहते हैं, हमें आइंदा बताते रहिए कि क्या होता है, हम आपसे पूछते रहेंगे। लेकिन ये बाय द वे ये चीज़ें वहाँ पे डिस्कशन में वो नहीं बता रहा हूँ, ये मैं आपको अपना एनालिसिस बता रहा हूँ। अच्छा, जो ESC की चीज़ें होती हैं वो कॉन्फिडेंशियल होती हैं। हाँ, जाहिर है। तो मैं वो चीज़ें आपको मनोवन नहीं बता रहा हूँ, मैं सिर्फ अपना एनालिसिस बता रहा हूँ कि मेरे ख्याल में आगे क्या होता हुआ नज़र आ रहा है। बिल्कुल ठीक है। हम ये नहीं कह रहे कि वो गन्ना जो था कितने थे, हम तो रस ही पूछ रहे हैं, वो आपने बताया तो इट्स वेरी गुड। तो बहरहाल जो ख़बर इन्होंने बताई है वो तो मुझे तो कोई बहुत अच्छी नहीं लग रही, लेकिन एक अच्छी है कि गवर्नमेंट सिंसियर है और वो दो चीज़ें चाहती है कि एक तो मार्केट जो है और इकॉनमी और बिज़नेस ख़ास तौर पे स्मॉल वो चलते रहें और वहाँ से नुकसान ना हो, और दूसरा पोस्ट कोविड रिकवरी के, और दूसरा जो है जो बिल्कुल लोअर क्लास है उसको जो हैंड आउट्स दिए जाते हैं उनको ज़्यादा टारगेटेड करके और ज़्यादा एप्ट किया जाए, ज़्यादा डिग्निफाइड तरीके से पहुँचाया, और ज़्यादा डिग्निफाइड तरीके से भी पहुँचाया जाए। और चलें देखते हैं, लेट्स कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड। इसके साथ ही मेरा ख्याल है काफ़ी लंबा हो गया आज का प्रोग्राम, अब ख़त्म करते हैं। प्रोग्राम को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम इस वक्त, ये मैं कोई अपना एनालिसिस नहीं दे रहा, ये हम एक ऐसे बंदे से बात कर रहे हैं जो इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल की मीटिंग्स अटेंड करता है, कुछ सजेशन भी, और उसका जो एक मेकअप है चीज़ों के बारे में वो काफ़ी हद तक जिसे कहते हैं ना कि रिस्पॉन्सिबल होता है। अल्लाह हाफ़िज़।